Okay, guys. So am I visible? If that is done, Yes, we yes, can start. yes. Okay. So hi. सबसे पहले thank you DM for giving me an opportunity to have a conversation with these guys. तो हाँ, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हाउ टू कवर द सिलेबस ऑफ क्रिया शारीर. देन लास्ट मोमेंट पे हमने सिलेबस कैसे कवर करना है, और अगर ब्लू प्रिंट को हम फॉलो कर रहे हैं तो किस हद तक करना चाहिए. कैन वी ट्रस्ट द ब्लू प्रिंट और नॉट. ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहली बात तो ये कि देखो, मुझ में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है. मैंने 1.5 साल पहले ही यूनी की एग्जाम दी, एंड समहाउ आई नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ क्लोजर व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ. तो क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में तो मैंने एडमिशन ले लिया, एंड देन आई थॉट कि क्रिया शारीर क्या ही हो सकता है. हमने 12th स्टैंडर्ड में फिजियोलॉजी पढ़ा था, तो मुझे लगा क्रिया शारीर यानी फिजियोलॉजी का ही आयुर्वेदिक कन्वर्जन. बट वैसा है नहीं. क्रिया शारीर इज कंप्लीटली डिफरेंट देन फिजियोलॉजी. ठीक है. आयुर्वेदिक एस्पेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत अलग है, और काफी हद तक डिफरेंसेस है फिजियोलॉजी और क्रिया शारीर में. और समहाउ आप लोगों को फर्स्ट पेपर में दोनों का डिवीजन 50-50 है. तो आपको ना मॉडर्न इग्नोर करना है और ना ही आयुर्वेदिक पार्ट. सो लेट्स मूव अहेड. मैंने फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ा, ठीक है, मैंने काफी हद तक पढ़ा और मैंने डिटेलिंग पढ़ी, लेकिन पेपर में मैंने जो पढ़ा था वो आया ही नहीं, और मार्क्स भी मुझे कुछ काफी अच्छे नहीं थे. सो आई वाज लाइक कि मैंने पढ़ा तो है, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. देन आई कॉन्टेक्टेड डीएम एंड ही सेड कि खुशी तू एक काम कर ले, तू पहले सिलेबस एनालिसिस कर ले. तो मैंने सेकेंड टर्म के लिए सिलेबस एनालिसिस किया, और मुझे ब्लूप्रिंट ज्यादा समझी नहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू टू दैट, राइट. तो मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं. पर जिस हद तक मैंने सिलेबस एनालिसिस किया, उस हिसाब से मेरे को सेकेंड टर्म में ठीक ठाक ही मार्क्स थे. पर बाय यूनिवर्सिटी मैंने वो कोड क्रैक कर लिया. मैंने एनालाइज कर लिया कि ब्लूप्रिंट का स्टडी कैसे करना चाहिए. ठीक है. तो मैं वही रेडीमेड सारा मटेरियल आज तुम लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि आपको इजी जाए 5 महीने बाद यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अटेंड करने. ठीक है. तो हम पहले एलएक्यू से स्टार्ट करेंगे. एक बात याद रखना कि हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, जो डोंकी वर्क करते हैं और जो स्मार्ट वर्क करते हैं. तो हमें पहले सिलेबस एनालाइज करना है. हमें पहले देखना है कि सिलेबस में क्या क्या और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके हैं या आ सकते हैं, और फिर हमें पढ़ने लेना है. सेकेंड पॉइंट, जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो विथ द चैप्टर आपके साथ उस चैप्टर के पीवाईक्यूज होने चाहिए. पीवाईक्यूज यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस. अब ये कहाँ मिलेंगे? तो देर आर वेबसाइट्स लाइक फर्स्ट रैंकर, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, या फिर देर आर डिफरेंट पब्लिकेशंस जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस ये चैप्टर वाइज पब्लिश करते हैं. तो हमें वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हमारे साथ रखने हैं while we are studying for क्रिया शारीर. ठीक है. तो ये सब तो हो गया. अब हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे. पैटर्न तो आप सबको पता है. फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स, सेकेंड पेपर 100 मार्क्स. फर्स्ट पेपर has the weightage of 20 MCQs, 1 mark each, 8 SAQs, 5 marks each, and 4 LAQs, 10 marks each. उस हिसाब से हम डिवीजन कर चुके हैं. अब हमें पहले LAQs से शुरुआत करनी है. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि जब यू स्टार्ट विद द LAQs, तो क्या होता है ना कि आप जब LAQ के क्वेश्चंस पहले पढ़ते हो तो उन क्वेश्चंस में आपके कुछ SAQ के पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं, तो आपको एंड में लोड नहीं आता. तो हमेशा याद रखना कि जब हम ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ते हैं तब हमें सबसे पहले LAQs के पॉइंट्स कवर कर लेने हैं. ठीक है. तो लेट्स मूव अहेड. पेपर 1 ऑफ क्रिया शरीर, LAQs. फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन is of doshas.
वात, पित्त, कफ, इन तीनों में से कोई भी दोष आपको फर्स्ट एलएक्यू के लिए आ सकता है। पर कैसे पढ़े? दोष तो काफी वास्ट है। तो मेक अ स्केलेटन, दोष की निरुक्ति, दोष के स्थान, दोष के कर्म, दोष के प्रकार, दोष का वृद्धि और दोष के क्षय। ठीक है, तो ये स्केलेटन आपने बना लिया। आपके पास 6 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है जिस पे आप दोष का स्टडी करने वाले हो। टेक अ पेपर, चार्ट बनाओ, वात के वो 6 पॉइंट्स लिखो, पित्त के वो 6 पॉइंट्स लिखो, कफ के वो 6 पॉइंट्स लिखो। उसके कारण आप कंपेरेटिव स्टडी कर पाओगे। तो एक व्यू में आपके तीनों दोषास हो जाएंगे। ठीक है, और उसके ही नीचे वात दोष जहां खत्म होता है उसके ही नीचे हमें वात प्रकृति का चार्ट बनाना है। जहां पित्त दोष खत्म होता है वहां पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। उसके कारण आपके दोषास के साथ इन को रिलेशन विद द दोषास आपकी प्रकृति भी कवर हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति को भी वेटेज है। करेक्ट। तो एक चार्ट में आपका वात पित्त कफ कवर हो गया, उसके बाद प्रकृति कवर हो गई, और फर्स्ट एलएक्यू में 3 दोषास दिए हैं। फॉर माई नॉलेज टू से एग्जामिनर्स का पित्त दोष ये फेवरेट टॉपिक है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में वात पढ़ लेते हैं, एंड सेम में कफ पढ़ लेते हैं, पित्त रह जाता है। तो वो नहीं करना है, तीनों दोष अच्छे से पढ़ने हैं। एलएक्यू है अगर श्लोक्स का बोला जाए तो देखो, देखा जाए तो एलएक्यू में कंपलसरी मिनिमम 3 श्लोक्स लिखने चाहिए अगर स्कोर करना है तो। ठीक है, तो दोषा में वृद्धि क्षय का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और निरुक्ति का श्लोक, ये 3 श्लोक कंपलसरी लिखने चाहिए। बिसाइड्स दैट अगर आपकी कैपेसिटी और हो तो दोषों के स्थान स्थान का श्लोक और कर्म का श्लोक, ये आपकी टिप ऑफ द टंग चाहिए, जिसके कारण यू कैन स्कोर वेल। ठीक है, पासिंग तो निकल जाएगी, अगर आपको स्कोर करना है तो मेक श्योर यू लर्न द श्लोक्स। ओके, तो पहला एलएक्यू तो हमारा कवर हो गया। सेकेंड एलएक्यू प्रकृति, आहार या फिर अग्नि पे आएगा। प्रकृति लाइक आई सेड, वात पित्त कफ जिस मोमेंट पे आप कवर करोगे उसके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि इनको इजियर होता है। ठीक है, प्रकृति में बहुत लोग अनुकत्व लिखना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके 2 मार्क्स वही कट जाते हैं। प्रकृति में अनुकत्व याद से लिखना है। आई होप यू गाइस हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू, इफ यू डू नॉट तो ले लो और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करो। अनुकत्व प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी याद रखना है। तो प्रकृति का एलक्यू तो आपका वात पित्त कफ के साथ ही कवर हो गया। करेक्ट। देन आहार, आहार में अष्टौ आहार विधि विशेष आयतन, वेरी वेरी कॉमन एलक्यू जो आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो मेक श्योर यू हैव इट ऑन द टिप ऑफ योर टंग। अग्नि में अगर एलक्यू आया तो क्या पूछ सकते हैं, तो अग्नि के भेद, 13 प्रकार के अग्नि कौन से, जाठर अग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि। ठीक है, तो सेकेंड एलक्यू के लिए मेरे हिसाब से प्रकृति ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रकृति ही सेकेंड एलक्यू के लिए आए। डज दैट मीन हमने बाकी चैप्टर्स बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने हैं? तो नहीं, करने हैं। मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि कौन से टॉपिक पे पहले एम्फेसाइज करना है। ठीक है, सेकेंड एलक्यू हो गया। थर्ड एलक्यू ऑफ पेपर 1, सेकेंड एलक्यू में आहार पाक का भी टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से आहार पाक इज एसक्यू पॉइंट, चांसेस बहुत कम है आने के, पर पढ़ना तो पड़ेगा। थर्ड टॉपिक, थर्ड एलक्यू में होम्योस्टेटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ये 3 चीजें दी है। अभी होम्योस्टेटिस के मोस्टली फीडबैक मैकेनिज्म पे एसक्यू पढ़ते हैं, तो चांसेस एलक्यू के तो कम ही है क्योंकि कंटेंट कम है। राइट। आरएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ सकता है, क्या आ सकता है, तो मैकेनिज्म आ सकता है, ब्रोंकियल ट्री आ सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आ सकता है। ठीक है, लंग कैपेसिटीज आ सकती है, तो रेस्पिरेटरी पिटपाट करना है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि थर्ड एलक्यू पड़ेगा। इसमें आपको क्या स्टडी करना है, तो मैकेनिज्म, एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन,
वहां पे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन से एंजाइम्स होती है, हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। लिखते वक्त मैकेनिज्म ये ट्री डायग्राम या चार्ट में लिखना चाहिए, जिसके कारण एग्जामिनर को पढ़ने आसान जाए एंड देन यू कैन स्कोर इजीली। ठीक है, जब आप पैराग्राफ्स में लिखते हो तो चांसेस आर दैट कि एग्जामिनर के पास वक्त नहीं होता, तो वो सब पढ़ता नहीं है, तो उसको आपके नॉलेज का पूरा आइडिया नहीं होता। तो make sure you make a chart about the mechanisms. Okay. So yeah. So third LAQ में most probably gastrointestinal tract पे आएगा, उस पे LAQ confirm आएगा is what I think. तो detailed पढ़ना, ठीक है। फोर्थ LAQ में नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम पे LAQ किस बारे में आएगा? तो वी हैव पाथवेज। ओके, अभी नर्वस सिस्टम अगर आया, उस पे LAQ आया, तो पाथवेज जैसे ही लिखो, नीचे छोटा सा मेंशन इंद्रियों का कर दो। सिंपल, 2 मार्क्स उधर ही एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी है, जिसके कारण एग्जामिनर भी जो है वो इम्प्रेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में पाथवेज पढ़ने हैं, सेंसरी एंड एसोसिएटिव एरियाज पढ़ने हैं, लोब्स पढ़ने हैं, स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी एंड थायराइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज कि ये तुम लोगों के ऑलरेडी एनाटॉमी में हो चुके हैं, राइट। एनाटॉमी यू ऑलरेडी नो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ग्लैंड्स इज, तो तुम्हें बस एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तो उनके हॉर्मोन्स, उनका मैकेनिज्म, उनकी सीक्रीशंस और उनके डायग्राम्स तो हमारे एनाटॉमी में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज इजी इफ यू ट्राई टू फोकस इट एज अ होल, लाइक फोकस ऑन इट एज अ होल। अगर तुम एनट के लिए पढ़ रहे हो या फिजियो के लिए पढ़ रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, तो तुम दोनों जगह पे वो अप्लाई कर सकते हो। दिस इज इट, दिस इज आर LAQs ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के अगर हम SAQs देखने जाए, तो पहला SAQ तो शारीर पे है। शारीर पे क्या ही आता है? पर्याय नाम। जब हम पर्याय नाम लिखते हैं, अभी जैसे काय है, ये शारीर का पर्याय नाम है, तो श्लोक लर्न करने का ट्राई करो, लाइक चीयते अनेन इति काया। ठीक है, तो वो लोग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं, श्लोक देखते ही वो लोग मार्क्स दे देते हैं। और ये आसान आसान इजी इजी वन लाइनर जो श्लोक्स है, वो हमें मिस आउट नहीं करने हैं। ठीक है, एंड नथिंग इज डिफिकल्ट, कंसिस्टेंसी रखो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो या शारीर हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स यू ऑल नो, हार्डली 2-3 पेजेस का होगा बुक में, यू कैन कवर इट अप। और त्रिदोष, पहला SAQ मोस्टली इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आता है, तो त्रिदोष में क्या आ सकता है? तो संबंध, रस और दोष संबंध, त्रिदोष और धातु संबंध, ठीक है, त्रिदोष और महाभूत संबंध, ये चार्ट फॉर्म में करने हैं ताकि हम एग्जाम में एज इट इज चार्ट लिख सके। जितना इजी डेमोन्स्ट्रेट करोगे उतने इजीली मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड एसएक्यू वापस वात पित्त या कफ पे होगा। वात पित्त और कफ तो हमारे ऑलरेडी LAQs में हो चुके हैं, तो वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ही आएगा, LAQs के जो पॉइंट्स है वो ही कट करके हमें SAQ में आ जाएंगे। इसलिए वात पित्त कफ तो हमारा हो गया है समझो, क्योंकि पेपर 1 इज मोस्टली बेस्ड ऑन दोषाज, जो हमारे सबसे पहले क्लियर चाहिए, इसलिए पहले वात पित्त कफ ही क्लियर करना है। ठीक है, थर्ड ऐसे दोष बुद्धि क्षय पे आ सकता है, उसके तो श्लोक हमने पहले ही कर लिए LAQs के लिए, करेक्ट, तो वापस हमें वो करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऐसे में दूसरा क्या आ सकता है? तो क्रियाकाल। षट क्रियाकाल हम सबको पता है, फर्स्ट ईयर में वो बहुत ज्यादा वास्ट लगता है, पर द थिंग इज कि हमें वो फाइनल ईयर तक काम आने वाले हैं, करेक्ट। तो श्लोक हो पाए तो करना, SAQ का टॉपिक है, अगर इंट्रोडक्टरी भी श्लोक कर लिए तो भी काफी है। षट क्रियाकाल SAQ के लिए आ रहा है, इसीलिए इंडिविजुअली एक एक दो दो पूछ सकते हैं, एकदम से ही षट क्रियाकाल वर्णन करा ऐसे नहीं पूछ सकते, ऐसे मुझे लग रहा है, बिकॉज वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको एक एक अवस्था, एक एक काल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज सिंपल, यू कैन डू इट। फोर्थ SAQ प्रकृति पे आएगा या फिर आहार पे आएगा। प्रकृति तो हमारी हो चुकी है, लेकिन प्रकृति 2 टाइप्स की होती है, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, मतलब देह प्रकृति जो है उसके चांसेस ज्यादा है LAQs के लिए आने के लिए, और जो मानस प्रकृति है
उसके चांसेस ज्यादा है एसएक्यूज के लिए आने के लिए। ठीक है, तो मानस प्रकृति जो है वो फोकसिंगली एसएक्यूज के लिए ही पढ़ना है, बिकॉज उसका वेटेज उतना ही होता है। ठीक है। आहार, आहार पे एसएक्यू क्या आएगा? तो अगेन रस आएंगे, रस का वर्णन करो, रस दोष संबंध, रस ऋतु संबंध। रस हमने ऑलरेडी चरक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अष्टांग में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत आज सच है नहीं। फिफ्थ एसएक्यू, फिफ्थ एसएक्यू में अग्नि और आहार पाक। ठीक है, तो अग्नि पे क्या क्वेश्चंस आएंगे? अगेन अग्नि के प्रकार इंडिविजुअली पूछ सकते हैं या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट। हाँ, फिफ्थ एसएक्यू में आहार पाक के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आहार पाक इज मेजरली लाइक अ एसएक्यू टॉपिक। ओके, सो फिर आपको आहार पाक एसएक्यू के हिसाब से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगेन बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू साथ रखो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। अभी सिक्स एसएक्यू, होमियोस्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक मैकेनिज्म पूछते ही है। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म भी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए हमारा। आरएस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या ही पूछेंगे? तो लंग कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम्स, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, ये पूछ सकते हैं। क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशन ये हमें एंड तक, फाइनल ईयर तक आने वाली है, इसलिए रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ, सेवेंथ एसएक्यू में जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का कंफर्म एसएक्यू है, इसीलिए हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम बहुत प्रिपेयर करनी है, क्योंकि उसके एसएक्यू और एलएक्यू दोनों ही कंफर्म है। ठीक है, तो प्लीज प्लीज फोकस ऑन जीआईटी। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, एट एसएक्यू नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आ सकता है। मोस्टली नर्वस सिस्टम पे एलएक्यू पड़ेगा, तो एट एसएक्यू के चांसेस है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स छोटे होते हैं, मैकेनिज्म छोटा होता है, बिकॉज एनाटॉमी तो तुम्हें ज्यादा लिखनी नहीं होती, राइट? तो फिर वो उस हिसाब से पढ़ना है कि एसएक्यू के लिए आ सकता है। ठीक है, एलएक्यू हो गया, एसएक्यू हो गया। मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी एमसीक्यू। एमसीक्यू का क्या है ना, देखो तुम लोग पहले एलएक्यू के टॉपिक्स पढ़ लोगे, फिर एसएक्यू के पढ़ लोगे। अभी एमसीक्यूज का क्या करना है? तो एक सिंपल फंडा है, ठीक है? एटलीस्ट रीड व्हाट यू डोंट लर्न। समझ रहे हो? मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं देना है कि मैं ये पढ़ूंगी ही नहीं, कंप्लीटली साइड वेज नहीं कर देना है। एटलीस्ट रीड व्हाट यू डोंट लर्न, जो तुम लर्न नहीं कर रहे वो बस आंखों के नीचे से जाने दो। क्योंकि जब तुम्हें एक्चुअल में जब तुम्हें एमसीक्यू आएगा, तब यू विल योर सेल्फ रिमेम्बर कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन इन यूनिवर्सिटी कि हमको पता भी नहीं होता, लेकिन हमारी मेमोरी में कुछ चीजें ऑलरेडी फिट हो जाती है जैसे हम पढ़ते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए एटलीस्ट रीड व्हाट यू डोंट लर्न। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, सो दिस इज आवर पेपर वन। पेपर टू के टूवर्ड्स जाते हैं। आई होप आपको हैवी नहीं जा रहा, बिकॉज सी कैसे है ना, कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कुछ बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो जिनको नहीं पढ़ाते वो कह नहीं सकते कि अरे हमको पढ़ाया ही नहीं था इसलिए मार्क्स नहीं आए, या इसलिए हमारी बैक रह गई। ठीक है, यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि एट द एंड इट इज अप टू यू। ठीक है, क्योंकि कैसा है ना कि डजेंट मैटर मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, डजेंट मैटर। अगर हौसला होना तो फासला क्या है। ठीक है, तो फिर डोंट वरी अबाउट इट, कवर होता है, 5 महीने हैं, आप आराम से कर सकते हो, इसीलिए हमने ये सेशन जल्दी कंडक्ट किया। ओके, सो पेपर टू के टूवर्ड्स जाते हैं। पेपर टू को कम वक्त दूंगी, क्यों? क्योंकि पेपर टू ये मोस्ट ऑफ इट हमारा धातु पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सप्त धातु जो हमारे हैं उनका एक चार्ट बनाना है। ठीक है, तो धातु के सारे एस्पेक्ट्स, उनकी मात्रा, उनकी सारता, उनके स्रोतस, सबके एक एक पॉइंट ऊपर लिखने हैं, नीचे 7 धातु लिखने हैं, और हर धातु का एक एक पॉइंट फिल इन करते जाना है। ऐसा आपका एक चार्ट रेडी हो जाएगा। रोज एक धातु पढ़ना है, 7 दिनों में आपके 7 धातु हो जाएंगे। और फिर उसके बाद डेली वो चार्ट आंखों के नीचे से निकालना है, क्योंकि धातुज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर द पेपर टू। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी ट्रिक कि धातु ऐसे ही कवर करने हैं हमें। पेपर टू हाथ में लिया तो सबसे पहले धातु हो जाने चाहिए। ओके, और धातु में श्लोक की बात करें तो वृद्धि क्षय के श्लोक आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो वो श्लोक कंपलसरी करने हैं, एक दिन में 2 श्लोक, 7 दिन में आपके श्लोक हो गए। उसके बाद रेगुलरली वो श्लोक रिवाइज करने हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ट्रस्ट में हो जाएंगे। धातु इज समथिंग जो फाइनल ईयर तक काम आने वाला है। ओके। तो सबसे पहले पेपर 2 में धातु हमें क्लियर कर देने हैं, ठीक है। तो पेपर 2 के एलएक्यूज के टूवर्ड्स जाते हैं। पेपर 2 का पहला एलएक्यू ही रस रक्त मांस या मेद धातु पे आएगा, कोई शक नहीं। आई देखो, धातु पे ऐसे क्यों आना इज वेरी वेरी कंपल्सरी, क्योंकि धातु एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे पूरा आयुर्वेदा डिपेंड करता है। ओके। तो फिर या पहला एलएक्यू हमारा यही कवर हो गया, सारे धातु हमने रट लिए हैं, तो पहले एलएक्यू की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सेकेंड एलएक्यू अस्थि मज्जा या शुक्र धातु पे आएगा, वो भी हो चुके हैं। ओज पे आ सकता है, ओज भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओज धातु के साथ ही कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सात धातु और एंड में ओज, तो उसी चार्ट में आपका ओज कवर अप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 एलएक्यू तो हमारे यही कवर हो गए। थर्ड एलएक्यू या तो उपधातु पे आ सकता है, मल, इंद्रिय या फिर मन पे, मानस, मन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलएक्यू आने के सबसे ज्यादा चांसेस थर्ड एलएक्यू के मन पे है, ठीक है। तो मन अच्छे से करना है, हमारा क्रिया में हो रहा है, हमारा पदार्थ में हो रहा है, तो टेंशन किस बात का है, ठीक है। तो मन ऐसे करना है कि क्रिया के लिए अलग से पढ़ना ना पड़े, और अगर क्रिया में किया है तो पदार्थ के लिए अलग से पढ़ना ना पड़े, ठीक है। फोर्थ एलएक्यू हमारा, सी यहाँ पे एक ही एलएक्यू मॉडर्न का है, ठीक है। तो सेकेंड पेपर में मॉडर्न का वेटेज कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, इट्स लाइक 60-40, ठीक है। तो फोर्थ एलएक्यू हेमोपोइटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे आ सकता है। कार्डियोवैस्कुलर तो हमारा एनेट में कवर हो गया है, उससे ज्यादा हमारा कवर 12th के एंट्रेंस प्रिपरेशन में हो गया है। तो सीवीएस अगर आप बस एक लुक मार दो जो भी कंटेंट है उस पे, तो यू कैन लर्न इट इजीली, यू कैन राइट इट वेरी इजीली। व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी के ज्यादा चांसेस है एलएक्यू आने के। इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्यूनिटी का मॉडर्न एस्पेक्ट अगर पूछा है आपको, तो बड़ा मॉडर्न लिखना है, लाइक मोस्ट ऑफ द कंटेंट इम्यूनिटी का लिखना है। उसके बाद व्याधि क्षमत्व का भी पॉइंट ऐड करना है, भूलना नहीं है। हम आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स है, इसलिए दोनों टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए अगर एलएक्यू की बात आती है मॉडर्न के तो, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बहुत ज्यादा चांसेस है फोर्थ एलएक्यू के। हेमोपोइटिक सिस्टम है, लेकिन उसमें एनीमिया और जॉन्डिस ऐसे डिजीजेस है, एंटीकोएगुलेंट्स है, वो मोस्टली एसएक्यू के टॉपिक्स है। तो मोस्टली हम लोगों को इम्यूनिटी और सीवीएस पे फोकस करना है एलएक्यूज के लिए, ठीक है। एसएक्यूज ऑफ सेकंड पेपर, देखो, फर्स्ट सेकंड एसएक्यू, पहले 2 एसएक्यू ये सप्त धातु या ओज इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो तो हमारे हो चुके हैं, नॉट टू वरी अबाउट। थर्ड एसएक्यू उपधातु या इंद्रिय पे आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली उपधातु जब पूछते हैं तब इंडिविजुअली पूछते हैं, ठीक है। लाइक रस धातु के उपधातु बताओ, या फिर रक्त धातु के, मांस धातु के, उस हिसाब से उपधातु कंटेंट बड़ा है, समराइज करके पढ़ना है, ठीक है। इंद्रिय तो बेसिक है, इंद्रिय हमारा हर एक सब्जेक्ट में होता जा रहा है, तो यू कैन राइट एसएक्यू फॉर एन इंद्रिय वेरी इजीली, ठीक है। फोर्थ एसएक्यू जो है वो हमारा आत्मा, मल, मन, इस पे आ सकता है। मन पे अगर एलएक्यू आया तो फोर्थ एमसीक्यू का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आत्मा पे है। आत्मा के सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो हमें आत्मा इग्नोर नहीं करना है। पदार्थ में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी वापस से रिविजन करके अच्छे से रटना है। आई एम सेइंग ओके, आत्मा के श्लोक हो जाने चाहिए टिप ऑफ द टंग, ठीक है। क्योंकि आपको यही नहीं, क्रिया के वाइवा में भी मन और आत्मा और उनके श्लोक आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ एसएक्यू हमारा हो गया। फोर्थ एसएक्यू में निद्रा भी पूछ सकते हैं। निद्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि निद्रा के प्रकार है, निद्रा के भेद है, ठीक है। वो इजी है, बस नाम से रिलेट करके एक्सप्लेनेशन लिखना है तो वो हो जाते हैं। फिफ्थ एसएक्यू ऑफ पेपर 2 वो हमारा हेमोपोइटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और सीवीएस, ठीक है। तो देखो, इम्यूनिटी पे एसएक्यू आने के चांसेस काफी हद तक कम है, सीवीएस पे आ सकते हैं,
सीवीएस के बेसिक जो मैकेनिज्म्स है उस पे ही आएंगे, नथिंग दैट यू डोंट डू नॉट नो बाय नाउ। और हाँ, हेमोपोइटिक सिस्टम, यहाँ पे जॉन्डिस और एनीमिया पे एसएक्यू आने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। सिक्स्थ एसएक्यू हमारा मसल्स पे आएगा या फिर एडिपोज टिश्यू पे आएगा। एडिपोज टिश्यू पे आने के चांसेस कम है। मसल्स मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मसल्स में अगेन डिवीजन होता है, राइट, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी। तो स्केलेटल मसल्स पे अगेन ऐसे क्यों पढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। आपको डिफिकल्ट तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ये सब ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेवेंथ एसएक्यू रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर स्लीप या ड्रीम्स पे आ सकता है। रिप्रोडक्टिव इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप और ड्रीम्स में ज्यादा पीवाईक्यूज भी अभी तक नहीं है। रिप्रोडक्टिव में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हमको टिप ऑफ द टंग करना है, क्योंकि एनाटॉमी भी हम वो पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में भी हम वो पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म तो हमारा हो ही जाना चाहिए, और उसके साथ उसके हॉर्मोन्स, उसके फंक्शंस, ये सब, ठीक है। 8वां टॉपिक इज ऑन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन पे एक भी एलएक्यू का मेंशन नहीं किया गया है। तो एक्सक्रीशन हमको उतना ही पढ़ना है, समराइज करके पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, कि हम एक एसएक्यू लिख सके, ठीक है। और कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके लिए पीवाईक्यूज रेफर करना है, और उसके साथ साथ ब्लूप्रिंट रेफर करनी है, ठीक है। सिलेबस काफी वास्ट है, लेकिन आपको पढ़ना काफी काफी डिटेल में, काफी स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ठीक है। बाकी आपको सुपरफिशियल रीडिंग ही करनी है। तो मेरे हिसाब से क्रिया शरीर इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। फाइनल ईयर तक काम में आता है, इसलिए सब श्लोक्स, सब मेन मेन टॉपिक्स टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। सेकंड पेपर के एमसीक्यूज में मैं वापस वही बोलूंगी कि एटलीस्ट रीड व्हाट यू डू नॉट लर्न, ओके। इग्नोर हमें कुछ नहीं करना है, जो हम लर्न नहीं कर रहे वो एटलीस्ट हमें पढ़ लेना है, ठीक है। सो या दिस इज अबाउट 2 पेपर्स। और कंप्लेन नहीं करो कि कॉलेज पढ़ा नहीं रहा, या फिर हमको कोई गाइडेंस के लिए नहीं है। अभी बहाने तो इस पॉइंट पे नहीं चलने वाले। ट्राई योर बेस्ट और सी, अभी से कोशिश करो। सीनियर्स बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के 2 महीने पहले तक हो जाता है, 1 महीना पहले पढ़ना चालू करना है, तो नहीं, ठीक है। स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है, तो अभी से पढ़ना चालू कर दो। और क्या क्या ही होने वाला है अगर अभी से पढ़ ले तो। वैसे भी इसी के लिए तो आए हैं इस डिग्री में, करेक्ट। और देखो कैसे है ना कि ठीक है, कोशिश करती रहनी चाहिए कि मे बी हर कोशिश से शायद हमें सफलता नहीं मिलेगी, पर ये याद रखना है कि हर सफलता का कारण ये हमेशा कोशिश ही होती है, ठीक है। ये तो हो गया। वन इम्पोर्टेंट रूल कि एनसीआईएसएम ने एक नया रूल लॉन्च किया है, अकॉर्डिंग टू विच कि अगर इससे बाहर, वेटेज के बाहर अगर आपको कोई एलएक्यू या एसएक्यू आता है, सिलेबस या ब्लूप्रिंट के बाहर अगर आपको कोई एलएक्यू या एसएक्यू आता है, तो उसके मार्क्स, जो आपने उसके पहले एलएक्यूज लिखे हैं या जो आपने उसके पहले एसएक्यूज लिखे हैं, उनका एवरेज मिला के वो लोग उसके मार्क्स दे देंगे। बस आपको वो अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, लिख के आना है, सब पेजेस भर के आने हैं, ओके। ये बेसिक रूल है हमारा। तो या एनसीआईएसएम का ये न्यू रूल है, कंसिडर इट, इसलिए सिलेबस के हिसाब से चलो, उसके बाहर आया तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं। या सो दैट इज इट, आई गेस। न्यू लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया। बुक्स के बारे में मैंने रानडे और कोडा पे रेफर की थी, लाइक मैंने रानडे ही की थी, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं उनके बुक्स हम रेफर करने जाते हैं, क्योंकि हमें वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए कि अरे इसने इतना पढ़ा है तो मैं भी लूंगी। व्हाट इफ मैं बीएमएस कर रही हूँ, मैं भी लूंगी और मैं भी पढ़ूंगी। बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें 50% ही मॉडर्न का सिलेबस है, जबकि हमें 50% आयुर्वेदा है। उनको सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है, आपको विद मॉडर्न आयुर्वेदा भी पढ़ना है। तो जो मॉडर्न का पार्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ने के लिए जो एक नेसेसिटी है, वो हमारे बुक्स में दिया है।
वो रानडे कोटापे में दिया है, इसीलिए वो बुक्स रेफर करनी है। क्योंकि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए पढ़ो, सब पढ़ो, पर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रेफर बुक्स लाइक रानडे, क्योंकि उसमें हमारा आयुर्वेदिक और मॉडर्न विद गुड प्रपोर्शन क्लियर होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, हमें आइडिया आती है कि कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए। इसलिए बुक्स रेफर करते वक्त ही कुछ वास्ट पहले रेफर मत करना, ठीक है। जो मेजर बुक्स है, जो सब तुम्हें सजेस्ट करते हैं, जो सीनियर्स बताते हैं, जो प्रोफेसर्स बताते हैं, वो रेफर करनी है, ठीक है। तो आई विल एम्फोसाइज कि रानडे रेफर करना, इट इज अ वेरी गुड बुक। एंड या आई गेस दैट इज इट, हमने दोनों पेपर्स डिस्कस कर लिए। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो वी कैन डिस्कस, या फिर या सर यू कैन टेक ओवर। Yes, anyone anyone has any doubt, please ask. और How प्लीज many pages? LAQ के लिए कितने पेजेस चाहिए ऐसे बोल रहे हैं? देखो, अभी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे जूनियर से भी काफी आया। तो हमें एक तो पहली बात कि हमें आंसर शीट जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो हमें कोई भी आंसर ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। तो एलएक्यू के लिए 4 साढ़े 4 पेजेस इज इनफ अकॉर्डिंग टू मी, 4 ही बहुत हो गए। बिकॉज सी, हमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है। अगर हमने श्लोक्स डाले, हमने पॉइंट वाइज आंसर लिखा, तो मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो भी 4.5 के ऊपर मैं एलएक्यू कभी लिखी नहीं हूँ। बिकॉज पॉइंट्स कवर करना इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा लिखना है, इससे ज्यादा कितना अक्यूरेट लिख रहे हो। अगेन डोंकी वर्क हमें नहीं करना है, कितना अक्यूरेट लिख रहे हो, स्मार्ट वर्क करना है, उस पर फोकस करना है। तो यहाँ 4 साढ़े 4 पेजेस काफी है। 3 पेजेस पे एलएक्यू खत्म मत करना इज व्हाट आई विल सजेस्ट। क्योंकि हाँ, कितना भी पॉइंट टू पॉइंट लिखो, कोई भी एलएक्यू सिर्फ 3 पेजेस का नहीं बन सकता। 4 पेजेस तक तो खींचो मेरे हिसाब से। तो या इट इज 4 और 4.5। यस, 4 to 5 पेजेस LAQ के लिए और 2 to 3 पेजेस SAQ के लिए। ऐसे क्यों चाहिए और यस, एग्जैक्टली। मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, फिर से सेम लिंक पे ज्वाइन करना है सबने। ठीक है, 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, फिर से